કચ્છ જનરલ મજદૂર સંઘ દ્વારા કંડલા સંકુલમાં સાગરખેડુ શ્રમિક સન્માન સમારોહ અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું. ઇંગ્લેન્ડ, ઓસ્ટ્રેલિયા, મોરિશિયસ વગેરે દેશોના આંતરરાષ્ટ્રીય મજદૂર નેતાઓ હાજર રહ્યા. 4 ફેબ્રુઆરીથી 6 ફેબ્રુઆરી 2025 સુધી યુનિયન દ્વારા કંડલા પોર્ટ સંકુલના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં જોડાયેલા શ્રમિકો જેવા કે ડોકર વર્કર, માછીમાર શ્રમિકો, રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ શ્રમિકો, સપ્લાય ચેઇન વેરહાઉસ શ્રમિકો, પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ શ્રમિકોના વિવિધ સમસ્યાઓ અને સ્થિતિમાં સુધારા લાવવાના પ્રયાસો કરવા માટે સાગરખેડુ અને સામાન્ય શ્રમિક સન્માન સમારોહ અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમના આયોજનમાં રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રમિક નેતાઓની ટીમ કંડલા ખાતે આવી હતી. विश्व का सर्वोच्च शक्तिशाली पूंजीवादी का गढ़ अमेरिका, जिसमें 21 दिन तक आग लगा था. लॉस एंजल्स शहर, जहाँ कई सारे घर पे हेलीपैड था, छोटा हेलीकॉप्टर था, यानी पूंजीवादी व्यवस्था का सर्वोच्च स्थान था. लेकिन प्रकृति 21 दिन की आग में उसे खत्म कर दिया और अमेरिका नहीं रोक पाया. और ये कुछ दिन पहले ही वहाँ का 25 बंदरगाह का कामगार जब काम रोका अपनी बात के लिए, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, जिसकी नकल है, जिसकी ट्रेंड चल रही है, जिस तरह से देश में गुजरात मॉडल की बात हो रही है, वर्ल्ड में अमेरिका मॉडल की बात करने वाले पूंजीवादी व्यवस्था, वहाँ 67% इंक्रीमेंट अमेरिका जो बाइडन को देना पड़ा. और अभी भी मामला चल रहा भी हाल में, जहाँ केला की सप्लाई रुक गई, गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स का काम रुक गया, 47 जहाज ठप था. तो सरकार को बात माननी पड़ेगी. कहने का मतलब है कि प्रकृति काम करती है, साइकिल घूमता है, जिसका नकल, जिसका ट्रेंड है, उसके पास कोई विकल्प नहीं है. तो कई सारी प्राकृतिक चीज़ है, जिस तरह से कच्छ का आध्यात्मिक ऊर्जा से यह विकास हुआ है, उसको लीला जा रहा है. इससे हम सब प्रबुद्ध वर्ग, खास करके मीडिया बंधु, आज एक ट्रेंड हो गया है कि मजदूर की बात ना हो. और अंतिम शब्द कह रहा हूँ, बाबा नागार्जुन जो देश के 77 के आंदोलन में अग्रसर थे, उन्होंने एक शब्द कहा था कि रोजी रोटी हक की बातें, रोजी रोटी हक की बातें, जो भी जुबा पे लाएगा, कोई भी हो, निश्चय ही वह कम्युनिस्ट कहलाएगा. तो आज ये शब्द जो है, उन्होंने तो अनुभव कहा है. हम लोग उसी वंशज की पीढ़ी हैं, और हम नहीं बोलेंगे तो आखिर बोलेगा कौन? हमारे हजारों मजदूर, लाखों, तो 12 लाख प्रवासी यहाँ हो गए हैं, जो उत्तर भारत के हैं, बिहार के मूल के हैं. तो उनके हक के लिए, और आप सरस्वती पुत्र से आह्वान करता हूँ कि थोड़ा सा जगह, एक सामूहिक प्रयास करके इस कच्छ और उद्योग को हम सब मिलकर बढ़ाएं, हम उसके सहयोगी बने. चेयरमैन साहब छोटे छोटे यूनियन से बात करते हैं. अभी हाल में उन्होंने बोला कि हम उस यूनियन से बात नहीं करेंगे. जो 90% हम काम कर रहे हैं, आपको 70% कार्गो हम लोग हैंडल कर रहे हैं, हम उसके प्रतिनिधि हैं. मजदूर हमें स्नेह करता है, आप हमसे बात नहीं करेंगे. तो ये तो यहाँ के चेयरमैन साहब हैं, जो अपनी चरम सीमा पे तानाशाही चला रहे हैं. अगर आप लोग का सहयोग रहा, मजदूर लोग जग रहा है, तो हम शायद इस अवस्था में जरूर आएंगे कि उन्हें भी बात करना पड़ेगा. खूब जितने भी मीडिया बंधु आए हैं, सबका खूब आभार, अभिनंदन, धन्यवाद. नमस्कार, मेरा नाम चंद्र प्रकाश सिंह है और मैं इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ. और यहाँ अभी इस दौरे में जब मैं आया तो एक ITF जो ग्लोबल एक यूनियनों का फेडरेशन है, उसके नेतृत्व में ये 45 यूनियन संबद्ध हैं. एशिया पैसिफिक में 200 यूनियन संबद्ध हैं. तो भारत के जो 45 यूनियन संबद्ध हैं, उसमें हर सेक्टर के, अलग अलग सेक्टर के हैं, रेल के हैं, एविएशन के हैं, मतलब वो जल में, पानी में के जो जहाज हैं उसमें हैं. और इस तरह से सारे लोग जो ट्रक ड्राइवर हैं, 3 व्हीलर्स के ड्राइवर्स हैं, इस तरह के सेक्टर में काम करने वाले अलग अलग यूनियनों को भारत में हम लोगों ने एफिलिएट किया है ITF के साथ. अब देखिए पर्पस क्या है यहाँ आने का भी, एक सॉलिडरिटी हम लोग चाहते हैं कि एक श्रमिकों की जो एकजुटता है वो कायम हो देश में. वैसे आपको मालूम है केंद्रीय श्रमिक संगठनों का अभी 5 तारीख को, कल ही पूरे देश में प्रतिरोध दिवस मनाया गया है, वो बजट को लेकर.
कि बजट में मिडिल क्लास की बात तो कही जा रही है, लेकिन कहीं उसमें वर्क क्लास के बारे में, श्रमिक वर्ग के बारे में, ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में, मिनिमम एक जो लिविंग वेज के बारे में, बोनस जो आज करीब करीब ऑलमोस्ट बोनस का सीलिंग के चलते जो श्रमिक हैं उनको बोनस नहीं मिल पा रहा है, प्रोविडेंट फंड का जो सीलिंग आज भी 15,000 पर अटका हुआ है। तो कई ऐसे चीज हैं जिसमें अमेंडमेंट का प्रस्ताव आना चाहिए था या श्रमिकों के बारे में बात होनी चाहिए थी, तो कोई बात नहीं हुई। तो कल हमने प्रतिरोध दिवस मनाया पूरे भारतवर्ष में। तो जो बड़े बड़े सेंट्रल यूनियन है वो सारे भारतवर्ष में यूनाइटेड हैं। क्यों? क्योंकि अभी 2014 के पहले और आजादी के पहले का करीब 44 श्रम कानून इस देश में है, अभी भी है, और वो कानूनों के अंतर्गत ही ये सारे सुविधाएं या सारा जो हमारा जो राइट्स का प्रोटेक्शन है मजदूरों के लिए वो उसी से अब तक हमको मिलते रहा है। इनके मोदी जी के आने के बाद इन्होंने एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक फॉर्मूला दिया। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार में सुगमता, ठीक है भाई, व्यापार में सुगमता होना चाहिए, बिजनेस आगे बढ़ना चाहिए, व्यवसाय आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या व्यवसाय को आगे बढ़ाने वाले जो श्रमिक हैं उनके माली हालत में सुधार नहीं होना चाहिए, या उनके जो अधिकार हैं उन अधिकारों पर बात नहीं होनी चाहिए? एक तरफ तो एसी-जेड का आप निर्माण करते हैं, तो एसी-जेड का निर्माण करने का क्या मतलब है? उसमें जो लोग काम करेंगे वो अपने अधिकारों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, वो अपने अधिकार, संविधान से ऊपर तो एसी-जेड नहीं है। तो ये जो राइट ऑफ एसोसिएशन है, राइट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग है, ट्रेड यूनियन बनाने चलाने का जो अधिकार है, ये सब आज के दिन में सप्रेस किया जा रहा है। और खास करके आज रोजगार की जो हम बात करेंगे तो असंगठित क्षेत्र में ही रोजगार है, और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले आज के दिन में मतलब 47 से 50 करोड़ लोग देश में हैं। अब इनको सोशल सिक्योरिटी के बारे में क्या गारंटी है? न पीएफ है इनके पास, न मेडिकल के रूप में ईएसआई है इनके पास। सरकार जो वेजेज निर्धारित करती है स्वयं, दो तरह से देखिए मिनिमम वेजेज यहाँ निर्धारित होता है अपने देश में। एक तो केंद्रीय संस्थानों के लिए भारत सरकार निर्धारित करती है, दूसरा जो प्रत्येक राज्य है उनको भी एक्ट के अंतर्गत अधिकार है मिनिमम वेजेज निर्धारित करने का। तो आप अगर गुजरात की भी बात करेंगे तो केंद्रीय संस्थानों में केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित मिनिमम वेजेज लागू होता है, और राज्य सरकार के संस्थानों में चाहे वो आउटसोर्स वर्कर्स हो या कोई भी हो, इवन प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जो मजदूर हैं, लेकिन कहीं आप सर्वे कर ली, देख ली, सरकार जितनी सफाई दे दे, जितनी सरकार बात कर ले श्रमिकों के बारे में, गरीबों के बारे में, लेकिन मेरा दावा है कि 90% से अभी भी ज्यादा ऐसे वर्क प्लेस हैं या उद्योग हैं या जो गरीब कर्मचारी हैं उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रहा। पीएफ का, सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, उनको वो सुविधा नहीं मिल रहा है। तो ये लड़ाई एक्चुअली आप देखेंगे तो केवल पोर्ट के वर्कर्स का, मछुआरों का, लोडिंग अनलोडिंग वर्कर्स का, ड्राइवर्स का केवल नहीं है, पूरे देश के ऐसे गरीबों को संगठित करने का अलग अलग हम लोग काम कर रहे हैं। अब यहाँ आने का जो मुख्य रूप से कहेंगे, देखिए बिहार के लोग या यूपी के लोग या कहीं कहीं के लोग हों, कहीं के लोग पूरे देश में जाते हैं, माइग्रेंट लेबर के रूप में इनकी पहचान है। कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से माइग्रेंट लेबर कभी भी भारत के मैप पर रिकॉग्नाइज नहीं हुए। भाई इनके लिए कुछ किया जाए। क्योंकि आजादी के बाद एक ही कानून 1979 में एक कानून आया प्रवासी मजदूरों के लिए, उस कानून को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि कानून में कोई दम नहीं है, और अगर कानून बना भी तो जीरो इम्प्लीमेंटेशन है। वो प्रवासी मजदूरों के लिए जो भी कानून देश में बना हुआ है उसका कोई कार्यान्वयन कहीं नहीं है। लेकिन कोरोना काल में एक पहचान बनी पूरे देश दुनिया में, जो आखिरी लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उनका पहचान हुआ, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार को बाध्य होना पड़ा माइग्रेंट लेबर के सर्वे करने के लिए। भाई कौन है, कितने हैं, कहां से कैसे आते हैं, किन कार्यों में लगे हैं। तो आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर 34 करोड़ से ज्यादा श्रमिक इस श्रम पोर्टल पर निबंधित है। सरकार ने कितना वादा किया था कि इस पर निबंधित होंगे तो उनको सुविधाएं मिलेगी, उनका पहचान बढ़ेगा, लेकिन आप पता कर लीजिए
कि निबंधन के बाद क्या उन मजदूरों के लिए कुछ हुआ, उन मजदूरों को कुछ मिला। उस समय केवल और केवल आंख में धूल झोंकने के लिए कहा गया कि इनका इसके साथ दुर्घटना का बीमा है। वो कौन दुर्घटना के बीमा है? तो आज भी आप बैंक अकाउंट खोलेंगे तो वो 12 रुपया 12 रुपया का है और 2 लाख का दुर्घटना है। वो भी सरकार ने 1 साल के लिए अपने तरफ से, सरकार ने बहुत गरीबों को मदद किया, माइग्रेंट लेबर को या देश के जो असंगठित मजदूर हैं उनको, तो 12 रुपया सरकार ने अपने तरफ से दिया, उसके बाद वो भी नहीं दिया। तो ये स्थिति है देश में श्रमिकों का। और अगर हम कोई लड़ाई करें, कोई आंदोलन करें, तो आप कहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, हमको व्यापार बढ़ाना है। तो हमको कोई बता दे, सरकार के कोई जो अधिकारी हैं या जो उनके लीडर्स हैं, कोई बताए कि क्या केवल देश में अदानी, अंबानी और ऐसे बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वही देश का विकास कर रहे हैं? क्या देश में काम करने वाला, खेत खलिहान, निर्माण, रोड पर गिट्टी मिट्टी डालने वाला, या जो पोर्ट में काम करने वाला, लोडिंग अनलोडिंग करने वाला, जहाज तोड़ने वाला, ये जो लेबर है, इनका कोई कंट्रीब्यूशन देश के विकास में है कि नहीं? इकोनॉमिकली देश को ये सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं? देश को ये कुछ दे रहे हैं कि नहीं? तो इतना कंट्रीब्यूशन है इनका देश में। लेकिन जो कानून बना हुआ था उसको भी शिथिल कर दिया और 4 लेबर कोड में सबको कन्वर्ट कर दिया। 44 कानूनों में 29 कानून को 4 लेबर कोड में डाल दिया और बाकी को मोदी जी ने कहा ये जंगल का कानून है, इसका जरूरत नहीं है, वो एब्सोल्यूट हो जाएगा स्वतः। तो आज आप बताइए, ना तो वो कानून लागू है और जो पहले का कानून है उसको भी डंप कर दिया। कहीं कंप्लेन करिए, कोई इंस्पेक्शन की व्यवस्था नहीं है। श्रमिकों का कोई अगर बात उठाइए तो आपको मुकदमा होगा, आपके ऊपर तरह तरह के आपको प्रताड़ित करने का उपाय किया जाएगा। तो इस स्थिति में एक सॉलिडिटी की जरूरत है। अब बिहार से आते हो, उत्तर प्रदेश से आते हो, कहीं से यहाँ मजदूर आकर के काम कर रहे हैं, तो वो गुजरात के केवल विकास के लिए नहीं कर रहे हैं, देश का भी विकास कर रहे हैं। और ये देश का विकास हो रहा है तो दुनिया में आज तो ग्लोबल हो गया। अगर आज यहाँ कांडला पोर्ट पर काम हो रहा है तो केवल गुजरात और हिंदुस्तान का काम नहीं हो रहा है, पूरे दुनिया के लिए काम हो रहा है। ऐसी स्थिति में इन मजदूरों के माली हालत के सुधार के लिए कोई जिम्मेवारी सरकार लेगी कि नहीं लेगी? या जो कंपनियां काम कर रही हैं उन कंपनियों के ऊपर कोई जो श्रम कानून है भारतवर्ष का वो लागू होगा कि नहीं लागू? तो बिहार के लोग, हमारा एमयू का पर्पस यही है कि बिहार के लोग यहाँ करीब करीब पोर्ट पर ही 30,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। तो यहाँ जो लोग आते हैं तो मेरा काम है कि वो जहाँ बिहार के जिस जिले में उनका प्रवास है, उनका निवास है, तो वहां पर हम उनको ऑर्गेनाइज करेंगे, उनको अवेयर करेंगे, उनको जागरूक करेंगे और यहाँ के यूनियन में उनको जोड़ने के लिए उनको हम कहीं ना कहीं से रास्ता बताएंगे। एक साथ होकर के, यूनाइटेड होकर के, एकजुट होकर के हम अपनी चीजों के लिए लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। अरे हम काम कर रहे हैं, हम विकास में योगदान दे रहे हैं, तो कम से कम अपने अधिकार के लिए तो आवाज लगाएं, अधिकार के लिए बात तो करें। इसलिए मेरा आप सबों के माध्यम से सरकार से, गुजरात सरकार से, केंद्र सरकार से और जो मैनेजमेंट के लोग हैं उन सब से हमारा अपील है कि कम से कम उनको देखा जाए। अब मछुआरे यहाँ थे, उनको वो क्या उन्होंने किया? अरे भाई, आप सब जगह घर बांट रहे हैं, आप कह रहे हैं हमने 4 करोड़ से ज्यादा घर बना के दे दिया, तो ये भी डाटा तो दीजिए ना कि कितने करोड़ घरों को आपने उजाड़ा है, कितने करोड़ झोपड़ियों को आपने नष्ट किया है। इसका ब्यौरा क्यों नहीं देते हैं? इसका भी ब्यौरा दीजिए। और जिनको नष्ट कर रहे हैं उनका कहीं ना कहीं कोई वैकल्पिक आर्गुमेंट दीजिए। हर आदमी का एक अधिकार है। अरे आप रहने का भी अधिकार छीन लेंगे, खाने का अधिकार छीन लेंगे, व्यवसाय करने का अधिकार छीन लेंगे। हम नौकरी कर रहे हैं, उसमें हमारा श्रम कानून लागू हो उसका भी अधिकार छीन लेंगे। ये जो जुल्म हो रहा है मजदूरों के साथ, वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए संघर्ष भी करेंगे, लड़ाई भी करेंगे और जो भी आंदोलन का स्वरूप तय करना होगा, एक पूरा भारतवर्ष के लेवल पर भी आज संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। और ये जो काम करने वाले लोग यहाँ पोर्ट पर हैं और इस कांडला के और इस क्षेत्र में, कच्छ के क्षेत्र में जो है, ये हमारा जो इसके जीएमएस है यूनियन, इसको हम लोग पूरा ग्लोबल लेवल से लेके, नेशनल लेवल से लेकर और आईएनटीयूसी के तरफ से भी हम पूरा आश्वस्त करते हैं कि हम पूरा सपोर्ट करेंगे यहाँ के मजदूरों को। और फिर से हम सरकार से अपील करेंगे कि इनका जो जायज मांग है, जो श्रम कानूनों को लागू करने की बात है, इनको जो रहने का, खाने का
अब जो कर रहे हैं उनको पानी पीने की सुविधा नहीं है। अब आप वर्किंग प्लेस पर, कार्यस्थल पर अगर शौचालय की सुविधा न हो, जल की सुविधा न हो, तो किस तरह से काम हो रहा है? 8 घंटा ड्यूटी तो भूल जाइए, 12 घंटा काम करेंगे, 14 घंटा काम करेंगे, कैसे काम करेंगे? कोई इसका कोई देखने वाला, कोई इस पर बात करने वाला नहीं है। तो हम संतोष मिश्रा जी को बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने इतना टफ सिचुएशन में इस काम के बीड़ा को उठाया है। और ये निश्चित रूप से ये जो काम है बहुत संघर्ष का काम है, और इसमें आप सभी मीडिया बंधुओं का सहयोग भी बहुत आवश्यक है। तो आपने मुझको मौका दिया अपनी बात को रखने के लिए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारा एक ही बात सरकार से खास करके, देखिए ये एक स्वरोजगार है। सरकार से हम बार बार ये प्रश्न करते हैं कि आप कितने लोगों को नौकरी देंगे, नंबर 1। नंबर 2 कि जब भी आप चुनाव आता है तो पॉलिटिकली इस देश में अब एक बड़ा एजेंडा है रोजगार और सरकारी नौकरी। ये हर पॉलिटिकल पार्टी आज ये मुद्दा बना रही है। तो एक तो है सरकारी नौकरी। अब सरकारी नौकरी तो आप दे नहीं सकते हैं, इसलिए बहुत वर्षों से वैकेंसी है, उस पर बहाली भी नहीं हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ जो स्वरोजगार में जो लोग लगे हैं, सरकार को प्राथमिकता के आधार पर ऐसे रोजगार को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और खास करके देखिए, 3 व्हीलर चला रहे हो या ऐसे कई तरह के रोजगार है, तो ये इनके लिए एक कम से कम सरकार को एक पॉलिसी लाना चाहिए कि आखिर जो गुजरात में स्वरोजगार में कितने लोग लगे और किस किस सेक्टर में लगे, उस हर सेक्टर के लिए एक वेलफेयर बोर्ड बनना चाहिए। वेलफेयर बोर्ड बनाइए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहे हैं, आप देखेंगे देश में 1996 में पीवी नरसिंह राव जी के टाइम में पूरे देश के निर्माण श्रमिकों के लिए एक कानून बना, 1998 में रूल्स बना, और 2008 के बाद से विभिन्न राज्यों में सुप्रीम कोर्ट के और दिशा निर्देश के बाद सब जगह वेलफेयर बोर्ड बना। यहाँ भी है, गुजरात में भी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि निर्माण श्रमिकों के लिए बना है, तो उनको पेंशन भी मिलता है, उनके बच्चों बच्चियों के शादी करने के लिए भी मदद मिलता है, स्वास्थ्य चिकित्सा में भी उनको मदद मिलता है। तो ये जो 3 व्हीलर चलाने वाले यहाँ लोग हैं, आखिर कहीं ना कहीं वो राज्य के प्रगति के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को सुविधा मुहैया करा रहे हैं जो सरकार मुहैया नहीं करा सकती है। 3 व्हीलर चलाने वाले थोड़े ऐसा है कि केवल वो अपने रोजगार या अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, अरे लोगों को एक सुविधा मुहैया करा रहे हैं। अब लोग एक जगह से दूसरे जगह जाना चाहें तो बहुत ऐसा जगह है जहां 3 व्हीलर ना हो तो लोगों का मूवमेंट बंद हो जाएगा। कई शहरों में तो लाइफ लाइन माना जाता है, 3 व्हीलर को लाइफ लाइन माना जाता है। अगर 3 व्हीलर बंद हो गया तो आप देखेंगे कि पूरा शहर का आवागमन ठप हो गया। ऐसी परिस्थिति में इस तरह के जो लोग हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं राज्य के विकास में, देश के विकास में, और सरकार को मुक्त कर रहे हैं कि भाई हमको नौकरी नहीं चाहिए, मैं जो रोजगार कर रहा हूं इस रोजगार को प्रोटेक्ट करने का आप कुछ उपाय करें। आप उनसे टैक्स भी लेते हैं, बहुत तरह का सब कुछ उनसे आप ले ही रहे हैं, तो इनके लिए आप क्या सुविधा मुहैया करा रहे हैं? अरे सड़क बना रहे हैं तो अब तो सड़क बनाने में भी पीपीपी मोड है। सड़क बनाने के बाद उस सड़कों का सारा पैसा टोल टैक्स बना करके वसूल लिया जाता है। गाड़ी खरीदी है उस पर भी टैक्स है, अरे टैक्स 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 है। लेकिन कहने का मतलब कि इतना टैक्स देने वाले जो देश के लोग हैं, तो ये 3 व्हीलर भी जो चलाने वाले हैं ये भी टैक्स दे रहे हैं, पूरा टैक्स दे रहे हैं। लेकिन सरकार इसके बदले इनको कौन सी सुविधा दे रही है जिससे इनका रोजगार प्रोटेक्ट हो, नंबर 1। नंबर 2 की काम कर रहे हैं तो इनके लिए मान लो जगहों पर स्टैंड होना चाहिए। कई जगह इनको स्टैंड बनाइए, वहां पर शौचालय की व्यवस्था करिए, वहां पर उनको पीने का सुविधा हो, जो यात्री हैं उनके लिए बराबर प्रॉपर शेड हो। आप उनको कम से कम कोई तो सोशल सिक्योरिटी के लिए, अब ई श्रम पोर्टल का मैं चर्चा कर रहा था, वो भी उस पर निबंधित है, उनका भी निबंधन उसको उसमें कराने का उनको अधिकार है। लेकिन आपने निबंधित किया, पहचान किया कि भाई ये 3 व्हीलर चलाने वाले चालक हैं, ठीक है, तो आप बताइए ना कि आपके तरफ से उनको क्या है, सरकार की जिम्मेवारी है ना हर नागरिक को यहाँ एक सुविधा देने का, सोशल सिक्योरिटी का सुविधा देने का। अब वो चला रहे हैं तो उनके लिए ठीक है, पेंशन का स्कीम है तो कुछ बैंकों से लिंक करिए, कुछ उनके बीमा का बात करिए, बहुत बातें हो सकती है। तो हमको लगता है कि सरकार को 3 व्हीलर चलाने वाले ऐसे जो लोग हैं इनके लिए वेलफेयर बोर्ड का
गुजरात सरकार को गठन करना चाहिए और एक स्कीम के अंतर्गत उनके शेड से लेके उनका और जो सुविधा है उसके बारे में उनके यूनियन से बैठ करके सरकार को चर्चा करना चाहिए। खास करके हर डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट के जो ट्रांसपोर्ट के अथॉरिटी होते हैं उनको बैठ करके बात करना चाहिए यूनियनों से कि आखिर उनको कहाँ असुविधा है, उनको क्या क्या सुविधा चाहिए सरकार के तरफ से। तो हमको लगता है कि ये नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं या उसको जो सामान्य लोगों को सुविधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं तो सरकार का दायित्व है। इसलिए हम उनके बारे में यही उम्मीद करते हैं कि सरकार उनके वेलफेयर के लिए कोई ना कोई बोर्ड बनाए और उनको मदद करे। इससे ज्यादा अमानवीय कृत्य कुछ हो नहीं सकता है कि आप कम से कम किसी को, आप सरकार के किसी मंत्री को, किसी प्रशासनिक अधिकारी को आप कहिए कि ये बहुत भ्रष्ट हैं, बहुत करप्ट हैं, ये चोर हैं, अगर ऐसा आरोप लगा के भेजेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी? नहीं। अगर आरोप लगाना है तो आरोप स्पेसिफिक होना चाहिए। आपने अगर हमको कहा कि हम आतंकवादी हैं तो कुछ तो प्रूफ होना चाहिए, कुछ तो आरोप में कहीं दम होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। आप जब कोई आंदोलन करे उसको कह दीजिए कि ये अर्बन नक्सल हैं, ये आतंकवादी हैं, तो इनका तो कनेक्शन पाकिस्तान से है, इनका कनेक्शन खालिस्तान से है। किसान आंदोलन करें तो वो भी आतंकवादी हो जाते हैं, खालिस्तानी हो जाते हैं। ये एक जो परिभाषा इस सरकार ने जो गढ़ी है ना, ये बहुत गलत है। और देखिए हम लोग भी उनकी जाकर के आपने अच्छी चर्चा की है, हम लोग भी जाके उनके दशा दुर्दशा को देख के आ रहे हैं। अरे वो जिनको खाने का रोटी ठीक से नहीं मिल रहा है, पीने का पानी जिनको ठीक से नहीं मिल रहा है, वो आतंकवादी कैसे हो सकते हैं? कहाँ है? अरे होंगे तो आप उनको पकड़ के जेल में बंद करिए ना। कौन आतंकवादी को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है? हम तो नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन बताना चाहिए अगर वो 1923 से वहां रह रहे हैं, जैसा उन लोगों ने बताया 1923, अब एक आदमी, एक परिवार, सैकड़ों परिवार 1923 से जहां एस्टेब्लिश्ड है तो उसका तो ऐसे ही मालिकाना हक हो गया। और उस मालिकाना हक पर इस तरह से आप हमला कर रहे हैं तो ये तो सरकार नहीं कर सकती है। ये एकदम बिल्कुल गुंडागर्दी है, तानाशाही है। और इसमें तो फिर आप लोकतंत्र का बात कर ही नहीं सकते। ये डेमोक्रेसी, आजादी, ये सब तो लगता है कि मतलब अब कुछ है ही नहीं। अगर इस तरह की पॉलिसी है, इस तरह की बातें हो रही है तो सरकार को देखिए, आज मैं कहता हूं आपके सामने, आप लोग भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, अगर जितने लोग वहां रह रहे हैं आज अगर वो खड़े हो जाए और वो मरने मिटने के लिए तैयार हो जाए कि हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे और नहीं हटेंगे, सरकार को दम नहीं है कि सरकार वहां से हटा देगी। आप भय पैदा करके, डरा करके लोगों को भले भगा दीजिए, अरे वैकल्पिक व्यवस्था दीजिए ना भाई। आप बोलिए कि ठीक है, आपको लगता है कि वहां कुछ डेवलप करना है तो आप बताइए कि उनको फिर कहाँ रखेंगे आप? अरे अगर हम कहीं रह रहे हैं और सरकार को किसी जमीन की आवश्यकता है तो किसान का आज किसानों का जमीन लिया जाता है तो आप 2 गुना और 4 गुना ये मुआवजा है अर्बन में और रूरल एरिया में। तो आप अगर हमारा मकान तोड़ रहे हैं, झोपड़ी, तो झोपड़ी में जो रहता है उसका मकान नहीं है, वो ईंट का बड़ा जो आप महल बना लिया, मकान बना लिया, आप लैंडलॉर्ड हैं, तो आपको तोड़ने पर मुआवजा मिलेगा। और गरीब आदमी का आप झोपड़ी तोड़ेंगे तो वो मुआवजा के हकदार नहीं है। उनको डिस्प्लेस कर रहे हैं तो उनको कहीं जगह जमीन नहीं मिलनी चाहिए। तो ये तो नजरिया की बात है कि गरीब है तो आपका कोई हक नहीं। आप अगर ताकतवर हैं, पैसे वाले हैं, दमदार हैं, कुछ और है आप, तो आपको आपका हक पर बात होगी। तो ये गरीबों को सताने का, उनके चीज को छीनने का, ये तो हम लोग सिनेमा देखा करते थे कि कहीं स्लम एरिया है और उस स्लम एरिया को तोड़ करके कोई बड़ा बिल्डिंग बनाना है तो गुंडे लोग आते थे और उस पर कब्जा करते थे। तो अब तो वही हो गया। अब उस तरह के गुंडे, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, वही उसका स्वरूप डेवलप उनका हो गया है। अरे जमींदारी एक जमाने में खत्म हो गई देश से, लेकिन वो जमींदारी शिफ्ट हो गया ना। वो जमींदार, नए जमींदार आ गए। अब थाना दरोगा जमींदार हो गए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जमींदार हो गए, कमिश्नर जमींदार हो गए। अब उद्योगपति एक नया जमींदार उभर रहा है इस देश में। जमींदारों का जमींदार तो गरीब, अरे भाई पूंजीपतियों को फलने फूलने दीजिए, लेकिन गरीबों को भी आश्रय दीजिए। आप 4.5 करोड़ मकान दिया तो किसको दिया? तो इसलिए इन मछुआरों के साथ जो कुछ हुआ है गुजरात में, ये दुनिया में अगर मैसेज जाएगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी को
इनकी आवास योजना का जो कुछ ये जो एक सपना है या जो लोगों को बता रहे हैं, इस पर एक मतलब इतना इस तरह का दाग इनके इस स्कीम पर लगेगा। अगर गुजरात में ही गुजरात मॉडल, अगर यही गुजरात मॉडल है, तब तो हिंदुस्तान के सत्यानाश होने से कोई नहीं बचा सकता है। जहां मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रहा है, जहां रह रहे 1923 से मछुआरों का झोपड़ी उजाड़ा जा रहा है और कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। 8 घंटा के बदले 12 घंटा ड्यूटी है, श्रमिकों को कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। अगर यही गुजरात मॉडल है भाई, तब तो लगता है कि देश का क्या होगा, भगवान भरोसे है सब कुछ। सब कुछ उन्होंने दिखा, देखने वाला भी तो कोई होना चाहिए। जो प्रशासन है यहाँ का, कांडला का, कम से कम पूछे तो कि भाई तुम यहाँ क्यों रह रहे हो। अगर मान लो इस मोहल्ले में जो मकान बना के लोग रह रहे हैं, प्रशासन क्या आएगी या कल सुबह सुबह सबको तोड़ के चली जाएगी? सर पहले क्या था, कैसे होगा? पुलिस वाले, ये प्रशासन एसपी साहब का, डीएम साहब का और किसी का पावर नहीं है। ये इसको आप कहिए ये अदानी पावर है। और अदानी पावर इतना है कि पार्लियामेंट में उनके बारे में बहस हो, जेपीसी का गठन हो, तो भी अदानी के ऊपर एक अंगुली उठने का कहीं स्कोप नहीं है। तो ये अदानी पावर है। लेकिन अदानी पावर को अगर कोई देश में झुका सकता है तो वो है वर्कर्स पावर। इसी वर्कर्स पावर को हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और ये ताकत जिस दिन जग जाएगी, अदानी हो या कोई हो, ये चलने वाला नहीं। आप उजाड़ करके किसी को अगर आप चाहेंगे कि हम चैन से रह जाएं, वो नहीं। मछुआरों की लड़ाई देखिए, मैं कहा के जा रहा हूं आपको, इन मछुआरों की लड़ाई आगे बढ़ेगी। ये नहीं समझना है कि अगर आज इतनी बात हो गई और खत्म हो गया, नहीं, ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। और मैं कह सकता हूं आपको कि जिस तरह से हमारे रमन साहब बोल रहे थे महाराष्ट्र की घटना को, कि उनको बसाया गया, उनको मुआवजा दिया गया, उनके घर परिवार को नौकरी दी गई। अरे क्या है, आप यहाँ हजारों लोगों को अगर कोई स्कोप मिलेगा, नौकरी मिलेगा, वो मछुआरे इतने दिन से काम कर रहे थे, आप अगर कहते कि भाई ठीक है मुआवजा देंगे, यहाँ जगह भी तुमको दे देंगे, तुम अपना मच्छी मारने का जो काम कर रहे हो वो भी काम करो, एक परिवार का तुम्हारा कोई बच्चा पढ़ा लिखा है, उनके लिए आप जाइए ना, स्कूल की व्यवस्था है। मतलब लगता है कि उनका दुनिया ही अलग है। आप लोग तो जाते रहते हैं, हम भी गए तो लगा कि भाई एक समुद्र की एक दुनिया है उनकी। लगता है कि उनके लिए वही दुनिया है, उनको बाहरी जो दुनिया है उससे कोई मतलब नहीं। और ऐसे निर्दोष लोगों को माने जिनका कोई अपराध नहीं है, उनको आप सता रहे हैं। ये तो भगवान भी इनको क्षमा नहीं करेगा। वर्किंग प्रेसिडेंट न्यू मैरिटाइम जनरल कामगार संगठन और जो INTUC की जो है महाराष्ट्र का स्टेट का सचिव, और वैसे जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन वैश्विक यूनियन है, उसमें मर्स ट्रेडिंग ग्रुप जो है कि पूरा मर्स की जो ऑपरेशन दुनिया भर में जो है उसमें जो निगरानी रखने की 6 लोग चुने जाते हैं। तो उसमें जो दोबारा मैं चुन के आया हूँ ट्रेडिंग ग्रुप में। शत्रु जी ने जो बीड़ा उठाया जो है कि बहुत सराहनीय है, क्योंकि जैसा लोगों ने बताया, पुलिस पार्ट में भी होता है कि कांडला पोर्ट जो है भारतवर्ष का 75% के माल की यातायात करती है। कांडला पोर्ट जो है कि कांडला पोर्ट भारतवर्ष की यातायात में जो है 75% माल की जो है 75% माल की हैंडल करती है। तो उस पैमाने में जो है कि वर्कर की तादाद होना चाहिए कि कांडला पोर्ट के अंदर जो है कि सबसे बड़ा लैंड बैंक है। जितने भी क्षेत्रफल है, जब 12 बंदरगाह है, उसका तुलना करोगे तो सबसे अधिक जो जमीन जो है कांडला पोर्ट की है, जो है कांडला पोर्ट की जो है इसके बलबूते के ऊपर 75% का जो है माल यातायात करती है। तो उसको हैंडल करने के लिए कितना वर्कर होना चाहिए। आज कांडला पोर्ट में देखोगे तो हार्डली जो है ये करीबन 2000 वर्कर्स हैं, सिर्फ 2000 वर्कर। उनकी तनख्वाह जो है आज की तारीख में जो है 8 घंटे की ड्यूटी का जो है कि 1.25 लाख रुपया। कितना? 1.25 लाख रुपया। अभी जो ये जो 2000 लोग जो है कि पर्याप्त नहीं है, ये सफिशिएंट नहीं है पूरा पोर्ट का हैंडल करने के लिए। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को दिया जा रहा है, जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है। आज जो कॉन्ट्रैक्ट मजदूर जो काम कर रहे हैं जो है कि कांडला पोर्ट के 80% काम वो कर रहे हैं जो है। उनको तनख्वाह कितना मिल रहा है आज की तारीख में? 20,000 रुपया, अधिक से अधिक 20,000 रुपया। एक बाजू में 1.25 लाख रुपया
वही काम करने वाला जो है वो 8 घंटे के लिए 1.25 लाख ले रहा है, और जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो है कि 12 घंटा काम करके जो है 20,000 रुपया लेता है। कितना तफावत है। हाँ। और ये जो है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो है 12-12 घंटे की ड्यूटी करते हैं जो है, तो इसके ऊपर जो है कि प्रशासन जो है, मुझे केंद्र सरकार, कांडला पोर्ट है कि भारत शिपिंग मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, उनको जो है एनफोर्समेंट करना चाहिए जो है। अब उनका जो रवैया ऐसा है कि जो है सुरक्षित है, करीबन 30-35 साल पहले जो है जमा हुआ है, उनकी जो है कि आबादी घटती जा रही है। क्यों? शासन का जो है, केंद्र शासन का एक पॉलिसी है कि 1989 के बाद किसी भी पोर्ट में भर्ती नहीं हुई है। जैसे उनका संख्या कमती होते गया, वो जगह पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों के लिया गया कि आज की तारीख में नए बोलेंगे तो 30,000 वर्कर पोर्ट के अंदर है, कारण क्यों उनके ऊपर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। और जो कोई इन्होंने ये किया, संतोष जी ने ये किया कि उनके ऊपर केस डाला जाता है, जेल में बंद किया जाता है जो है। तो एक्चुअली जो है कि मिनिमम वेजेस जो है, मिनिमम वेजेस किमान वेतन जो है, यूनियन हो या ना हो, कि सरकार की जवाबदारी बनती है कि लेबर कमिश्नर, इस क्षेत्र में जो लेबर कमिश्नर है उसका उत्तर ज्यादा बनता है कि एनफोर्समेंट करो, कार्रवाई करो। भाई इधर तो प्रशासन कुछ करती नहीं है, बरोबर है। ये जो है कंप्लेंट भी करते हैं तो उनको सुनवाई नहीं होता है। सरकार ने ये बोल रहा है कि आप सेल्फ अटेस्टेशन कर लो, म्हणजे एम्प्लॉयर जो कॉन्ट्रैक्टर या धनी जो है वो बोले मैं सबको पगार दे रहा हूं कानूनी अनुसार, वो अटेस्टेशन करके देंगे, उसको 100% मानना चाहिए। जबकि जो संतोष जी शिकायत करते हैं उसके ऊपर कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई कभी होगी? वो जो कंप्लेंट जो है केंद्र सरकार को जाएगी, उधर से परमिशन मिलेगा तो इधर का इंस्पेक्टर जो है कार्रवाई करेगा। इसका मतलब है कि जो इधर के जो इंस्पेक्टर जो है, लेबर इंस्पेक्टर, लेबर कमिश्नर जो कुर्सी गर्म करते हैं, ये है, ये हकीकत है। इसके ऊपर जो है कि ध्यान देना चाहिए। जो हकीक जो है कि इतना मुझे देश की संपत्ति बढ़ा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो है, उनके साथ इनका अन्याय क्यों हो रहा है जो है, इसके ऊपर जो है कि ध्यान देना चाहिए। इसके लिए उन्होंने बीड़ा उठाया है, इसको अवध किया है। और हमने कल लेके गए थे वो जो मच्छीमारा लोगों का जो है कि उनका जो फंडामेंटल राइट है कि हम बम्बई में है और हमने ऐसे जो है प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल को हमने संगठित किया जो है कि उन्होंने ये शर्त हमने ये रखा कि ठीक है, जब तक भले हो जो जमीन उनका नहीं है, झोपड़ी उनका है, बराबर है, अब उनको उठा के फेंक नहीं सकते जब तक उनको दूसरा ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन नहीं देते, नहीं करते। हमने ये भी किया कि उनको सरकार को विवश किया, पोर्ट को जेएनपीटी जवाहरलाल नेहरू पोर्टर्स को विवश किया, महाराष्ट्र शासन को विवश करके उनको जो ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन दिया, और साथ ही साथ उनको हर परिवार में से एक नुमाइंदा, एक परिवार सदस्य को नौकरी दिलवाने में हम लोग सफल रही है। महाराष्ट्र में जो है कि खास करके जेएनपीटी में जो है जेएनपीटी में आपकी मर्स की है, मर्स, पीएससी सिंगापुर, डीपी वर्ल्ड, जेएम बख्शी, सभी लोग ऑपरेट कर रहे हैं। उनके साथ हमने हमारे यूनियन जो है फाइट किए, उनको हाथ मिला के दिया। वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, डीपी वर्ल्ड, मर्स है जो है कि वो भी कांडला में ऑपरेट करते हैं। पोर्ट के अंदर भी है उनका टर्मिनल्स है, और बाहर जो करीबन जो 16 से 17 सीएफएस है, कंटेनर फ्री स्टेशन उन लोग है। कि हमारा जो है कि रूपरेखा जो है, स्ट्रैटेजी है मुझे कि मदद करने का जो है कि हमने स्टडी किया है। ठीक है, जो बॉम्बे में ऑपरेट करते हैं, जिनका जो फैसिलिटीज इधर है कांडला में, मुंद्रा में जो है, उनको जो संगठित करने में जो है जितनी भी मदद लगेगी जो है हम संदेश जो देंगे। और उधर से शायद जरूरत पड़ेगी तो हम बम्बई में जो है कि उनको प्रेशर डालेंगे, जो एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स है, डीपी वर्ल्ड, बस जो है प्रेशर डाल के कराएं करेंगे। ये हमारा जो प्लानिंग जो है, इसमें जो है कि एज ए फोर्थ स्टेट म्हणजे प्रेस वाले, प्रेस मीडिया जो है कि आप लोगों को जो बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाना है, आपकी ताकत है। आप जो अवेयरनेस करोगे, पब्लिक अवेयरनेस करोगे, वो जो बनता है कि सरकार सुनती है। तो इसके ऊपर जो हमारा जो है कि हमारा रिक्वेस्ट है कि आप इसके ऊपर एक छोटा सा टीम बना लो, एक जो रिसर्च टीम करा के ले लो, जो कि इसको जो पेपर में सीरीजली हफ्ते में या 2 हफ्ते में रोजाना जो है सीरीज में एक अरब। अब उसके बाद जो संवाद होना चाहिए, आप देखते हैं टीवी चैनल में कोई विषय होता है, लोगों को बुलाया जाता है, जो है संवाद होता है,
जो कह रहा है, एक पार्टी कह रही है वो बराबर है कि नहीं, ये जो वो सवाल होना चाहिए, टीवी चैनल में होना चाहिए। उसको जो मदद करने के लिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि ऐसा विषय ले लो, पहले स्टडी कर लो कांडला में। ये जो हमने जो कहा है, संतोष जी कह रहे हैं, संतोष जी ने किया है, चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं कि उसमें कितना सच है, ये है कि वो आजमा करेंगे, आप खुद जाके संशोधन करेंगे। आपकी जो प्रेस के लिए की बंदी नहीं है, जे बंदी कांडला पूरा ना नहीं बोल सकती है, बरोबर, आपको अधिकार मिलता है, जाके ये कर लो। फिर उसको आप डिबेट के स्वरूप में जो है टीवी चैनल में लेके जाओ, संवाद हो जाओ, देन यू कैन बिल्ड अप ए मास मूवमेंट जो है, इनको बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। मैं इतने ज्यादा से नहीं बोलूंगा कि इतना ही कि इसके ऊपर प्रकाश डाल के जो है कि हम अगले टाइम आएंगे तो इसके ऊपर एक सीरीज हो जाएगा। और ITF के संलग्न यूनियन के नाते जो है हम कटिबद्ध है कि जिनको संतोष जी की जो भी सहारा चाहिए, मदद चाहिए, हमने मदद करेंगे। और जरूरत पड़ेगी तो इनके लिए जो है हम आंदोलन भी बॉम्बे में कर सकते हैं। जिनका ऑपरेशन जो है DP वर्ल्ड है, बस PMCTA वगैरह वो कर सकते हैं। इतना करके मैं आपसे निवेदन ये है कि इसके ऊपर आप प्रकाश डालोगे। थैंक यू, धन्यवाद। SKGMS. This is our first MOU that Mauritius, our organization, Government Services Employees Association, which is an ITF affiliate. So, on the capacity of ITF affiliate, I attended this Congress. And also it gives me immense pleasure because Mauritius and India, we are blood connected. Our forefathers left from here in the English time, went to Mauritius as laborers, as mentioned rightly by Mr. Mishra, and today they are running the country. The Prime Minister is an Indian origin, we call it Kuli ka beta, वो रन कर रहा है, अभी सब लोग प्रोग्रेस किया है. So our contribution to the SKGMS will be what happened to Mauritius, how we grew, how the people, the dockers, workers, the road workers, whatever, how now their condition are. In fact, they have better condition than here because we have laws, we have health and safety laws, and we can, with the help of ITF, things also in Mauritius was not that better 10-15 years back, but we have been able to improve. So this is what we are going to share with SKGMS, our experience and how this experience will help them. Also, as an ITF affiliate, we can also pressurize. There are different institutions whereby you can help your affiliate, as mentioned by Brother Scott. So ITF is a very big organization. In Mauritius, we have the port, we have the road, all those sectors we are affiliated to ITF. So this can be one means of pressure, so that condition of service of workers, be it the dockers, the road, be implemented and be accepted according to law. I have also inquired that we already have laws, but these laws are not implemented. So my wish and what our organization together with SKGMS will be to fight for the improvement of the employees here and that they get whatever is due to them. Mauritius has already been connected to India, to Bharat. You will see people traveling very often from Mauritius to here. When we met in Morocco, we found that there is a shortage. India being close, bluntly, being close in terms of distance, but we never interact. So that was the beginning where we start discussing about Mauritius Union and the Indian Union interacting together, sharing whatever experience we have, and there are so many other things that can be shared. Okay, well, I give you one simple example which is not related to union. Many Mauritian people come to India for treatment, advanced treatment in health. Just imagine Brother Raman is in Mumbai and we have one member coming there. For sure, he and his organization will be looking after that, after these people. So there are so many areas of cooperation that can be established, that can be put together, and we hope that this is just a start, beginning, and
Mishra and his whole team for hosting me and for giving me the opportunity to participate in such a big event. Thank you. अभी इसमें एक उपलब्धि और जो हुई है कि साल में एक बार हम लोग कॉन्फ्रेंस आयोजन करेंगे, सम्मेलन करेंगे, जिसमें हमारे भारतीय मूल के जो श्रमिक वर्ग हैं, इससे संलग्न लोग हैं, वो मॉरिशस जाएंगे। हमारे जो भोजपुरी क्षेत्र के आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, और वहाँ जो रह रहे हैं भारतीय मूल के, वो हमारे गुजरात प्रदेश हो या फिर बिहार प्रदेश, वो अपने गांव को तलाशते हैं, अपने जड़ को तलाशते हैं। तो आज अब ये जवाबदारी श्रमिक संगठन भी उठाई है, सरकार तो कर रही है, लेकिन अब हम लोग श्रमिक संगठन भी जो है, जिसपे उनकी रोशनी वहाँ तक नहीं जाती है, चाहे सांस्कृतिक समृद्धि की बात हो, आर्थिक समृद्धि की बात हो, तो हम लोग चाहते हैं कि वो रोशनी श्रमिक वर्ग जो मेहनत से आज ऊंचाई चढ़ रहा है, भारत के भी मजदूर, भारत के भी भोजपुरी क्षेत्र के लोग उनसे जुड़े। एक उपलब्धि है हमारे बीच में जो है, रमन लगभग उन्होंने बता ही दिया, हिंदी बोल दिया, इन्होंने दोनों कर दिया। तो अभी मेरे बीच में एक और MOU जो है हम लोग इंटर स्टेट साइन किए हैं। हमारे बिहार के बहुत कद्दावर नेता हैं और राष्ट्रीय क्षितिज पे इनकी उपलब्धि होती है। इंटू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं चंद्र प्रकाश सिंह जी। आज इनकी यूनियन और हमारी यूनियन MOU साइन की है। आप सबको गुड मॉर्निंग। हमारे जो 2 इंटरनेशनल लीडर्स हैं ITF के, इंदिको जी हैं जो पूरे वर्ल्ड के जो बंदरगाह हैं उसके चेयरमैन हैं, और स्कॉट जी एशिया पैसिफिक के सेक्रेटरी हैं, और इनके अंदर में ही हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय जो बंदरगाह है और वर्कर है उनके हित के लिए काम करते हैं। So a very good morning to everyone present here. Actually, he greeted everyone and he has also introduced you all that what position you all hold and what we are going to do today. They speak. Enrico, you explain. Hi, I'm Enrico Tortolano. I'm the ITF Docker Section Coordinator, and we're here in Kandla showing solidarity with our affiliate Santosh and his union this week. There are lots of pressing issues that need attention locally, and if we don't find resolutions to them locally, we will take them regionally and globally as well. So that's our purpose, to listen this week and have discussions about issues that are of very much importance to Santosh's union and try and find resolutions to them. ये इनरिको जी है, वो ITF के कोऑर्डिनेटर है। उन्होंने ये बोला है कि वो SKGMS के लिए यहाँ पे आए थे और उन्होंने जो भी समस्याएं देखी है वो अभी सुनने आए थे, और ये समस्याएं आप लोग के बीच रखेंगे अभी, और अगर ये समस्याएं लोकल तरीके से नहीं सॉल्व की गई तो वो आगे ऊपर भी लेके जाएंगे इन समस्याओं को। We hope that these issues can be resolved through dialogue and negotiation with employers, with governments, with port authorities, because they are absolutely crucial. And what we've seen this week with our own eyes will be taken back to the ITF and explaining to our global affiliates. We've seen some outrageous levels of poverty with the fishing community here on a tour that we went on yesterday. And we'll be reporting back to the Fisheries Committee and the Coordinator for Fisheries, and they will no doubt be getting back in touch and moving these issues forward. जैसे कि उन्होंने समस्याओं के बारे में बताया, तो वो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जो फिशरमैन हैं, जो मच्छू हैं, उनकी समस्याएं हैं यहाँ पे, उनकी हालत बहुत ही ख़राब है अभी फ़िलहाल। तो वो इस चीज़ को यहाँ पे बातचीत करके रखना पहले चाहेंगे। अगर वो बातचीत करके नहीं जाती है तो वो आगे जो भी इम्पोर्टेंट स्टेप्स है वो लेंगे, और वो इंटरनेशनल लेवल पे भी इस बात को पहुँचाएंगे कि उनकी जो भी ज़रूरत है, उनकी मांग है, जो उनकी हालत है बहुत ही अभी ख़राब है, तो उस चीज़ को वो आगे पहुँचाना चाहेंगे, और वो इसीलिए अभी हुआ है। With regard to dockers, what we've seen over a number of years is the eradication of good quality permanent jobs and the increase in temporary casual labour at a much lesser expense to the company and the government. But this comes at the same time as profits are becoming astronomical. So there's certainly it's not a case of there's no money circulating in the economy. There certainly is, but they're just not going to the workers doing the job.
वो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जो भी वर्कर्स हैं उनको टेम्परेरी बेसिस पे लाके रख दिया जाता है परमानेंट जॉब करवाने, और उनको कोई जॉब गारंटी नहीं है, उनके पास जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो सब अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से पैसा आगे बढ़ते जा रहा है क्योंकि काम होते जा रहा है, बट जो वर्कर्स को राइट मिलने चाहिए, उनका जो अधिकार है वो उन्हें नहीं मिल रहा है. And one of the main functions of the ITF globally is to change this direction of travel. We want to see quality jobs coming back. We want to see people having salaries that can look after their families. We want to see people being able to retire with dignity and respect. So we're trying to lift standards across the whole maritime industry in India, in Asia Pacific, and globally. ITF यही चाहता है कि जो वर्कर्स हैं, जो भी मजदूर भाई लोग हैं, जिस भी सेक्टर में हैं, उन्हें एक अच्छा जीवन मिले, सिर्फ उन्हें ही नहीं, उनके परिवार को भी मिले, और एक डिग्निटी के साथ वो आगे बढ़े. ऐसा नहीं हो कि वो टेम्परेरी बेसिस पे बस आ गए हैं और काम करवा के उन्हें हटा दिया जाए. उनको उनके परिवार को सबको अच्छा सब कुछ मिलना चाहिए, उनको उनकी लाइफ अच्छी होनी चाहिए. अगर वो यहाँ पे काम कर रहे हैं तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होनी चाहिए, और ITF यही चीज़ को आगे बढ़ाता है ग्लोबली, और ये इनका मांग है. And the ITF will engage with the stakeholders at the very highest level. Employers, governments, multinationals, we'll engage with them at the highest level. But at the same time, we won't hesitate to organise and strengthen our affiliate unions in terms of union density, in terms of putting courses out, workshops. We will work with our affiliate unions like Santosh's union here today. We will work with them to give them the strength and ability to win for their members. ITF एक ग्लोबल यूनियन है जो कि बहुत सारे संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ है, और उसमें से एक SKGMS ही है. तो जैसे कि उन्होंने बताया कि ITF ग्लोबल संस्था है, तो गवर्नमेंट से लेके जितने भी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर है जो संस्था है, उनसे भी जाके बात करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे जितना भी ज़रूरी कदम हो सकता है वो यहाँ पे संस्था के साथ लेंगे, जैसे कि मीटिंग्स रखना या फिर कम्युनिटी को साथ लाना, तो वो सारी चीज़ें भी करेंगे. SKMGS are an example of how you can increase membership, increase power, and start to build a real community of workers where change becomes a reality. SKGMS एक ऐसी संस्था है जो कि बहुत सारे मजदूरों भाइयों को सबको साथ में लाती है, और एक रियलिटी को चेंज करने का वो दम रखती है. And I end by just saying to Santosh that he has the full backing of the ITF Dockers section globally to continue the excellent work that him and his union are doing to make sure that the next time we return, we can see further progress. उन्होंने ऐसा कहा है कि SKGMS को ITF का पूरा सपोर्ट है ग्लोबल लेवल पे, ताकि वो जो भी चेंजेस करवाना चाहता है, जो भी मजदूर भाइयों की बात आगे रखना चाहता है, फिशरमैन की बात आगे रखना चाहता है, वो आगे जाए, और वो ITF उन्हें पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा, और वो अगली बार आए तो ये चेंज जरूर देखें. And my final comment is that it's been an absolute pleasure and a privilege to spend this week in Kandla with the SKMGS, with the other unions, with the other leadership, and also to meet the rank and file workers. It's been an absolute privilege for the ITF to have been here this week, and we'd like to thank all our Indian comrades for that privilege. अपनी बात वो ये कह के ख़त्म करना चाहेंगे कि उन्हें एक हफ्ता यहाँ पे कांडला में काफ़ी कुछ सीखने को मिला, देखने को मिला, और उनका ये प्रिविलेज था कि वो यहाँ आ पाए और सभी लोग के बीच मिल पाए, और जितने भी मजदूर भाई हैं उन लोग के बीच बैठ पाए और उनकी समस्याएं सुन पाए. Mr. Scott. Thank you, Brother Santosh. The International Transport Workers Federation have been in Kandla this week, and the ITF is the global union federation for all transport workers throughout the world. And the SKGMS, based here in Kandla, are an ITF affiliate, one of over 750 unions globally affiliated to the ITF. स्कॉट सर ITF के बारे में बता रहे हैं कि ITF एक ग्लोबल यूनियन है, और SKGMS उनसे एफिलिएटेड है, उनसे जुड़ा हुआ संस्था है. जैसे कि ITF में 750 से ऊपर भी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, और सर वहाँ से ही अभी आए हैं. We are here to support and are committed to support the workers in Kandla and the SKGMS. Workers deserve
an equal and fair share for themselves and their families. जो भी हमारे मजदूर भाई लोग हैं जो भी काम करते हैं उन्हें एक इक्वल और फेयर शेयर मिलना चाहिए। जो भी जिनके मांगे हैं या जो उनका बेसिक डिमांड है वो उनको पूरा मिलना चाहिए, वो वही बोल रहे हैं। Gujarat is a state which accounts for 75% of all of India's exports, which means you have transport workers who are dockers, they are truck drivers, the seafarers from throughout the globe who come into the ports in Kandla and Mundra. There are rail workers. गुजरात एक ऐसा जगह है जहाँ पे काफ़ी अलग अलग तरीके के काम हो रहे हैं, जैसे कि सी पोर्ट पे काम हो रहा है, मुंद्रा पोर्ट पे काम हो रहा है, कांडला पोर्ट पे काम हो रहा है, डॉगर सेक्शंस में काम हो रहा है। तो बहुत बहुत अलग अलग क्षेत्र के मजदूर यहाँ पे सभी प्रेजेंट हैं। These workers, these men and women are the backbone of the economy of Gujarat. जितने भी मजदूर भाई लोग हैं, चाहे लेडीज हो या जेंट्स, वो लोग बैकबोन है। वो अगर काम कर रहे हैं तो ही लोगों का काम चल रहा है यहाँ पे। तो उनका जो बेसिक राइट्स है, वो उनका जो बेसिक नीड है उनकी राइट है, वो लोग उनके बैकबोन है। And what is only appropriate and fair is that they have an equal share, the right to social security, the right to decent housing. That is what we are fighting for and committed to working for with our affiliates, including the SKGMS here in India. और जितने भी मजदूर भाई हैं, उनका हक है कि उन्हें बेसिक चीज़ें जैसे घर हुआ, साफ पानी हुआ, खाना हुआ, ये सब मिला जाए। और इसीलिए ही ITF यहाँ पे उन SKGMS के साथ एफिलिएटेड होकर यहाँ पे संघर्ष कर रहा है, ताकि उन्हें जो बेसिक डिमांड्स नहीं मिल रही है वो मिले। And this week, the ITF has been here also with other ITF affiliates in India. The TEQ with CP Singh, with Brother Mishra at the AIRF, the MKSS with Brother Mahendra Garrett, all committed. These are all other Indian unions committed to supporting the SKGMS in Gujarat. इस हफ्ते ITF के काफ़ी मेंबर्स आए हुए थे। यहाँ पे आपके सामने विदित स्कॉट और एंट्रिको तो है ही, बट और भी मुंबई से हुए या फिर बिहार से हुए, सभी लोग यहाँ पे आए हुए थे और सभी ने ये सिचुएशन देखी है और इस पे चर्चा की है। Decency, fairness, collective bargaining agreements, where workers in unions have the right to be able to negotiate with governments and with multinational employers and with local employers to be able to sit down at the table and bargain for decent conditions and rights which will flow on to them, their families and the communities in which they live. मजदूरों का ये हक है कि वो जाके जो भी कामगार जो लोग हैं जो उन्हें काम देते हैं उनके साथ बैठ के उनकी बात कर सके कि उन्हें एक डिसेंट वे ऑफ लिविंग, जो उनका बेसिक अधिकार है, वो उन्हें मिलना चाहिए। The ITF and our affiliates throughout the world, whether they are rail affiliates, dockers affiliates, aviation affiliates, seafarer affiliates, fisheries affiliates, public transport affiliates, all are committed to supporting each other throughout our struggles throughout the world, and we remain committed to doing that. जैसा कि उन्होंने बताया था कि ITF बहुत सारी संस्थाओं से एफिलिएटेड है, तो वो डॉकर सेक्शन से एफिलिएटेड है, एविएशन से एफिलिएटेड है, ऐसे अलग अलग जगह से एफिलिएटेड है, और जिनको भी ज़रूरत होती है उनको वो उनकी मदद करने के लिए हमेशा रहेंगे। And the ITF has 45 affiliates throughout all of India, and the ITF has 200 affiliates throughout the entire Asia Pacific, which is a network of support where we will continue to rally for all of our affiliates to ensure that the right for decency and fairness is achieved. ITF एक ग्लोबल संस्था है जो कि 45 से प्लस से संस्थाओं से एफिलिएटेड है, सिर्फ इंडिया में, और 200 प्लस से ग्लोबली है। तो उन सबका सपोर्ट मिलता है ITF को, ताकि वो जिन्हें ज़रूरत होती है उनको एक साथ आके वो हेल्प कर सके। And we call on employers, whether or not they're the multinationals investing in India, whether or not they're government, whether or not they're local employers, that they should sit down with the unions and negotiate
collective agreements. मजदूरों की बात अगर यूनियन रखता है तो ये जो कंपनीज है उनका काम है कि सब साथ में आके एक चेन बनाए और एक बात रखे ताकि वो यूनियन की बात सुन सके और एक फ्लो उनका बढ़ाए. And we will be unwavering in our commitment to our affiliates throughout the entire region. Thank you. और ITF हमेशा उनका साथ देता रहेगा. जो भी एफिलिएटेड संस्था है वो उनके साथ उनका काम करता रहेगा. थैंक यू.